सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर में। तो गाइस, आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल का टॉप 20 जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। और ये हमारा एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट 5 है गाइस। तो प्लीज कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा और ये कोशिश करिएगा कि आपसे कितना ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट होता है, और आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और गाइस, जिन लोगों ने भी प्रैक्टिस सेट 1 2 3 नहीं देखा या फिर 4, वो गाइस जरूर इसको देख ले, क्योंकि इसमें मैं पिक्चर के साथ प्लस हाईलाइट करके लाती हूँ, ताकि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपके क्वेश्चन को या आपके सारे जितने भी कंफ्यूजन है उसको क्लियर आउट कर पाऊँ गाइस। तो प्लीज कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, और जो चीज आपको लगे कि इसे नोट करना चाहिए, इनफैक्ट ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है या जिसमें भी आपको प्रॉब्लम होता है, तो प्लीज उसको नोट जरूर बनाइए और नोट करिए और रिवीजन करिए गाइस। तो चलिए, इस प्रैक्टिस सेट एसएससी सीजीएल प्रैक्टिस सेट 5 को एक नए जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, इसके लिए मैंने कुछ लिखा है गाइस। तो ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसले हैं जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। तो चलिए, इसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है गाइस, निम्नलिखित में से विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि विटामिन बी 2 का रासायनिक नेम क्या है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बताइए, इसका रासायनिक नेम क्या है। तो ऑप्शन ए थियामिन, ऑप्शन बी नियासिन, ऑप्शन सी पायरिडॉक्सिन, या ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। राइबोफ्लेविन जो है, ये है विटामिन बी 2 का रासायनिक नेम। तो विटामिन बी 2 का रासायनिक नेम जो है वो तो आपको पता है कि राइबोफ्लेविन है। अगर आपसे पूछे कि विटामिन बी 1 का नाम क्या है, तो ये आपको याद रखना है थियामिन। थियामिन जो है वो विटामिन बी 1 का नाम है। उसके बाद अगर बात करें विटामिन बी 3 का, तो विटामिन बी 3 का रासायनिक नेम है नियासिन, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें विटामिन बी 6, तो ये है पायरिडॉक्सिन, ये जो है आपका विटामिन बी 6 है। तो ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो विटामिन बी 1 का रासायनिक नेम थियामिन, विटामिन बी 3 का रासायनिक नेम नियासिन, विटामिन बी 6 का रासायनिक नेम है पायरिडॉक्सिन, और विटामिन बी 2 का रासायनिक नेम है राइबोफ्लेविन। अगर क्वेश्चन की जगह पे यहाँ पे आपको सिर्फ विटामिन बी 2 यहाँ पे दिया है, आपको क्वेश्चन में विटामिन बी 2 बी 1 बी 3 कुछ भी दे सकता है, तो इसके लिए आपको नोट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इनमें से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो बेतवा नदी पर कौन सा बांध स्थित है, और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जिसको ध्यान रखिएगा। तो बताइए कौन सा बांध है। तो ऑप्शन ए मैथन बांध, ऑप्शन बी वालियार बांध, ऑप्शन सी इंद्रावती बांध, या ऑप्शन डी राजघाट बांध। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। राजघाट बांध जो है वो हमारा बेतवा नदी पे है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजघाट बांध जो है वो हमारा बेतवा नदी पर है। और अगर आपसे पूछे कि ये किस राज्य में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य में। बेतवा नदी पर जो है वो हमारा राजघाट बांध है। तो ठीक है, तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में है। अब बात करते हैं मैंथन बांध की गाइस। तो ये आपसे पूछे कि अगर ये किस नदी पे, तो ये आपको याद रखना, ये बराकर नदी पर जो है ये हमारा मैंथन बांध है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो चारों बांध है ये चारों इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसके साथ साथ ऑप्शन को भी क्लियर कर देती हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। तो जो बराकर नदी पर है वो हमारा मैंथन बांध है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे कि ये किस राज्य में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मैंथन बांध जो है वो झारखंड राज्य में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये झारखंड में है, ये भी आपको ध्यान रखना है और नोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा झारखंड। झारखंड में है आपका बराकर नदी पर मैंथन बांध है। उसके बाद अगर बात करें इंद्रावती बांध के बारे में, तो इंद्रावती बांध जो है वो आपकी इंद्रावती ही नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इंद्रावती नदी पर ही आपका इंद्रावती बांध है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि ये किस राज्य में है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका राज्य आपको याद रखना है, ये उड़ीसा राज्य में। ठीक है, तो उड़ीसा राज्य में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें वालियार बांध की, तो अगर आपसे इसमें राज्य पूछेगा और नदी पूछेगा, तो ये जो है ये आपका वालियार ही नदी पर है। तो इसमें जो नेम है सेम है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये वालियार नदी पे है। लेकिन अगर राज्य के बारे में पूछे, तो राज्य आपको ये याद रखना है कि ये केरल राज्य में है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वालियार बांध जो है वो हमारा केरल राज्य में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है राजघाट बांध जो है वो हमारा यूपी में है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल यानी कि लोथल, ठीक है, ये हड़प्पा कालीन स्थल जो लोथल है वो किस नदी के किनारे स्थित था? ठीक है, तो बताइए। ऑप्शन ए भोगवा नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी घग्गर नदी या ऑप्शन डी सतलज नदी। और गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको लोथल की जगह पे आपको कालीबंगा दे सकता है, मोहनजोदड़ो दे सकता है, हड़प्पा दे सकता है, कोई भी जगह दे सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। तो अगर लोथल की करें कि लोथल जो है वो किस नदी के किनारे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भोगवा नदी पर जो है वो हमारा लोथल है। अगर बात करते हैं घग्गर नदी का, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ये याद रखना है कि जो कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा जो है ना वो हमारा घग्गर नदी पे है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इस सब को मैं जितने भी ऑप्शन दिखा रही हूँ इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिएगा। कालीबंगा जो है वो हमारा घग्गर नदी पे है। अब अगर बात करते हैं रावी नदी की, तो रावी नदी का तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत लोगों को पता भी होगा। तो जो हड़प्पा है ये हमारा रावी नदी पे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा जो है वो हमारा रावी नदी पे है। उसके बाद अगर बात करते हैं सतलज नदी की, तो सतलज नदी पे जो है वो हमारा रोपर, ठीक है, रोपर जो है, रोपर जो हड़प्पा कालीन स्थल का जो रोपर है वो हमारा सतलज नदी पे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, आपका तो यहाँ पे सारी चीज क्लियर हो गई। जो हमारा लोथल है, आपको ये ध्यान रखना है कि लोथल हमारा भोगवा नदी पर है, कालीबंगा हमारा घग्गर नदी पे है, हड़प्पा जो है वो हमारा रावी नदी के तट के किनारे है। उसके बाद अगर रोपर की बात करेगा तो रोपर हमारा सतलज नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है गाइस, इस सबको आपको नोट करना है। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, ध्यान रखिएगा। तो बताइए कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो ऑप्शन ए टेंसले ने, ऑप्शन बी हेनरी कैवेंडिश ने, ऑप्शन सी विलियम हार्वे ने या ऑप्शन डी कार्ल लैंडस्टीनर ने। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विलियम हार्वे ने जो है वो रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जो खोज की है वो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। और अगर आपसे पूछे कि इन इनकी जो खोज की गई थी वो कब की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है 1628 यानी कि 1628 ईस्वी में जो है वो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो की थी वो विलियम हार्वे ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं टेंसले की। इकोसिस्टम की जो खोज की थी वो टेंसले ने की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो इकोसिस्टम की खोज की थी वो टेंसले ने की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं हेनरी कैवेंडिश की, तो ये हाइड्रोजन की खोज की थी। तो ये आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन की जो खोज की थी वो हेनरी कैवेंडिश किए थे। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर कार्ल लैंडस्टीनर की, तो ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बी से ब्लड, जी से ग्रुप, ये आप नोट कर लीजिएगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि काली नदी तथा तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा भाग है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये काली नदी है और ये तीस्ता नदी है और इसके बीच एक हिमालय का भाग है, वो कौन सा भाग है ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन बी पंजाब हिमालय, ऑप्शन सी असम हिमालय या ऑप्शन डी नेपाल हिमालय। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। काली नदी तथा तीस्ता नदी के बीच जो स्थित है वो हमारा नेपाल हिमालय स्थित है। लेकिन आपको बाकी कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय और पंजाब हिमालय के बारे में भी चीजों को क्लियर कर देते गए। अगर आपसे पूछे कि पंजाब हिमालय जैसे कि दो नदी दे दे और पूछ दे कि इसके बीच कौन सा भाग है हिमालय का, तो वो भी आपको याद रखना है। सिंधु और सतलज नदी के बीच जो हिमालय का भाग आता है वो पंजाब हिमालय कहलाता है। तो ये आपको रखना है, याद रखना है। ए से सिंधु, ए से सतलज, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें कुमाऊं हिमालय की गई, तो जो सतलज नदी और काली नदी के बीच जो है वो हमारा कुमाऊं हिमालय है, तो ये भी आपको याद रखना है। ए से सतलज और के से काली नदी के बीच जो हमारा है वो कुमाऊं हिमालय, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं असम का, तो असम के बारे में अगर पूछे तो ये है टी से तीस्ता, और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच जो हिमालय का भाग आता है उसे हम असम हिमालय कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या बोला है कि मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी इंद्र या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अग्नि जो है मतलब कि ऋग्वेद में जो है वो किसी मंडल का प्रथम सूक्त जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो किस देवता के लिए है, वो अग्नि के लिए है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत में सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, तो आप बताइए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको कितनी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए कि सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। तो ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस या ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। राजा राम मोहन राय को जो है वो सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन का जनक माना जाता है और इन्होंने जो है कुछ संस्थाएं जो है वो स्थापित की थी। तो ये भी आपको याद रखना है, जैसे कि आत्मीय सभा। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना की थी, वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो कि इन्होंने किया था राजा राम मोहन राय। तो ये आपको नोट कर लेना है। तो सबसे पहले है आत्मीय सभा, ये आपको ध्यान रखना है। और आत्मीय सभा कब स्थापना हुई थी, 1814 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले लिख देती हूँ आत्मीय सभा की स्थापना की थी। उसके बाद अगर बात करें तो वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। मैं सीधा वेदांत लिख देती हूँ ताकि आप लोग नोट कर लीजिएगा। वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ब्रह्म समाज। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया था वो किसने किए थे, वो भी राजा राम मोहन राय जो है वो किए थे ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, तो ये तीनों जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए भद्रा बांध, जो कि कर्नाटक राज्य में आपको बोल रहा है। उसके बाद ऑप्शन बी को देखें तो भवानी सागर बांध, ये आपको बोला है कि तमिलनाडु में है। उसके बाद ऑप्शन सी को देखें तो ये कह रहा है कि राणा प्रताप सागर बांध, जो कि आपको बता रहा है कि ये महाराष्ट्र में है। और ऑप्शन डी की अगर बात करें तो गांधी सागर बांध, जो मध्य प्रदेश में है। अब इसमें करेक्ट कौन सा है, तो अगर भादरा बांध की बात करें तो ये हमारा कर्नाटक में है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगर बात करें भवानी सागर बांध, ये हमारा तमिलनाडु में है, ये भी करेक्ट होगा। उसके बाद अगर बात करें गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर नहीं है, यानी कि कौन सुमेलित नहीं है, जो नहीं मैच कर रहा है, वो है राणा प्रताप सागर बांध। ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, ये रॉन्ग आंसर है। अगर आपसे पूछे कि राणा प्रताप सागर बांध जो है वो कहाँ है, तो ये हमारा महाराष्ट्र में नहीं है। अगर आपसे पूछे तो आपको ये याद रखना है कि ये हमारा राजस्थान में। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि राणा प्रताप सागर बांध जो है वो हमारा राजस्थान में है। ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये राणा प्रताप सागर बांध है और ये अगर आपसे पूछे कहाँ है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये राजस्थान में, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा गाइस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से हाइड्रोफाइट जो है वो किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए एक जलीय पौधे को, ऑप्शन बी एक समुद्री जानवर को, या ऑप्शन डी एक पौधे रोग को, या ऑप्शन डी एक जल हरित पौधे को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक जलीय पौधे को जो है वो हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा स्टंप है, जिस तरीके से आप फिगर में देख सकते हैं, जहाँ पे लोग आउट होते हैं। जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा, इनफैक्ट सभी लोग क्रिकेट आजकल देखते हैं। तो बताइए कि इसमें जो स्टंप की ऊंचाई है वो कितनी है। तो ऑप्शन ए 28 इंच, ऑप्शन बी 25 इंच, ऑप्शन सी 20 इंच, या ऑप्शन डी 22 इंच। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 28 इंच जो है वो क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई होती है गाइस। अगर आपको अगर सेंटीमीटर में दे दे तो इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये याद रखिएगा कि 71.12 अगर जो है इस सेंटीमीटर में है जो इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर इसके बाद इसके बीच में जो है एक ये है और उसके बीच एक ये है, तो इसके बीच जो है वो कितना गैप होना चाहिए, तो ये भी याद रखिएगा। इन दोनों के बीच मैं यहाँ पे लिख देती हूँ
जैसे कि ये स्टंप है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ये जो है आप फिगर में देख सकते हैं, ये स्टंप है, ठीक है, मान लेते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि इसके बीच का जो गैप है, यहाँ पे जो ये इतना गैप है, ये कितना होना चाहिए, ठीक है, ये कितना इसका गैप है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके बीच का अगर गैप पूछे तो याद रखिएगा कि इसके बीच का जो गैप होता है वो 9 इंच होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी 9 इंच इसके बीच का गैप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी बोध गया या ऑप्शन डी कुशीनगर। सो गाइस अगर ऑप्शन ए को देखें तो सारनाथ में जो है वो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, तो ये तो संबंधित हुआ, ये आपको पता होना चाहिए कि पहला उपदेश अगर सारनाथ में दिया तो ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध से कौन सा संबंधित नहीं है। उसके बाद अगर कुशीनगर की बात करें तो यहाँ जो है कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई वो कुशीनगर में हुई। अगर बात करें बोध गया की तो याद रखिएगा गाइस, यहाँ जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों संबंधित है। अगर संबंधित कौन नहीं है तो वो है आपका पावापुरी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये पावापुरी किससे संबंधित है, तो ये आपको ये याद रखना है कि ये जैन महावीर स्वामी से संबंधित है, ठीक है। तो जैन धर्म के जो है वो महावीर स्वामी से संबंधित है, तो ये आपको नोट कर लेना है। पावापुरी जो है वो महावीर स्वामी से संबंधित है। और अगर पूछे कि महावीर स्वामी से पावापुरी में कैसे संबंधित है, ये भी अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा कि महावीर स्वामी को जो है वो यहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। पावापुरी में ही इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ये आपको याद रखना है। मोक्ष की प्राप्ति जो हुई थी वो पावापुरी में हुई थी, ये आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम जो है वो सदीर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी ओडिसी या ऑप्शन डी कथक। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भरतनाट्यम का यानी कि सदीर जो है वो भरतनाट्यम का सबसे पुराना नाम है और ये सबसे पुराना नृत्य है। अगर आपसे पूछिए किस राज्य से संबंधित है तो आपको याद रखना है ये तमिलनाडु से संबंधित है। उसके बाद अगर बात करें मोहिनीअट्टम की गाइस तो ये आपके केरल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके केरल से संबंधित है। उसके बाद अगर बात करें कथक की गाइस तो कथक जो है वो आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो यूपी से जो आपका संबंधित है वो कथक है। उसके बाद उड़ीसा की बात करें तो ये आपका उड़ीसा से ही संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें सबसे पुराना जो है वो हमारा भरतनाट्यम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे पुराना नृत्य जो है वो सबसे प्राचीन नृत्य पूछे या सबसे पुराना पूछे तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पुराना नृत्य जो है वो हमारा भरतनाट्यम है। अगर बात करें सबसे नया की, ठीक है, अगर सबसे नया की बात करें तो ये भी आपको नोट कर लेना है, नोट कर लीजिएगा गाइस कि सबसे नया नृत्य जो है वो हमारा सत्रिय है, ठीक है। तो सबसे नया नृत्य की अगर बात करें सत्रिय है जो कि असम, ठीक है, जो कि असम राज्य का नृत्य है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे नया नृत्य जो है वो सत्रिय है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सबसे पुराना नृत्य तमिलनाडु और सबसे नया नृत्य जो है वो सत्रिय है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये हमारा कहाँ का है ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये हमारा असम का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को ब्रिटिशों ने अपनाया, ठीक है। तो ब्रिटिशों ने नहीं अपनाया, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किसको जो है किस राज व्यवस्था को नहीं अपनाया है। तो ऑप्शन ए रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन बी अस्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन सी महलवाड़ी व्यवस्था या ऑप्शन डी दहसाला व्यवस्था। तो ब्रिटिशों ने जो अपनाया था वो था एक पहला रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था, दूसरा अस्थाई बंदोबस्त को अपनाया था और तीसरा महलवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी दहसाला व्यवस्था, इसको नहीं अपनाया था। तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें कि ये जो है भू राजस्व व्यवस्था में अगर सबसे ज्यादा अगर लाभ की बात करें, ठीक है, आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि भू राजस्व
राजस्व व्यवस्था में अगर लाभ की बात करें कि सबसे ज्यादा जो लाभ है इस व्यवस्था से किसको हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जमींदारों को जो है वो बहुत ज्यादा इस व्यवस्था से लाभ हुआ है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा भू राजस्व व्यवस्था से किसको लाभ हुआ था, तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि जमींदारों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था। ठीक है, तो प्रथम हिंदी लेखक जो है वो कौन था, तो ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी रामधारी सिद्दिनकर, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये जो है ये हमारे सुमित्रानंदन पंत है जो प्रथम हिंदी लेखक है और इन्हीं को जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और अगर आपसे पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी आपको नोट करना है, ये साहित्य के क्षेत्र में जो है दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और अगर आपसे पूछे कि सबसे पहली महिला कौन थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो आशा पूर्णा जो थी वो हमारी पहली महिला थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, आशा पूर्णा देवी। गाइस और अगर पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो है वो शुरुआत कब हुई, तो ये भी आपको याद रखना है 1961 में जो इसकी शुरुआत हुई। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहली महिला जो मिला वो आशा पूर्णा देवी को, हिंदी प्रथम लेखक जो मिले वो सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। लोग इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो नहीं देते, बहुत सारे स्टूडेंट को जो है वो नहीं पता है। तो ऑप्शन ए अशोक चक्र, ऑप्शन बी कलिंग पुरस्कार, ऑप्शन सी भारत रत्न या ऑप्शन डी पद्म विभूषण। सो गाइस जो भारत सरकार के द्वारा जो नहीं दी जाती, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कलिंग पुरस्कार जो है वो भारत सरकार के द्वारा नहीं दी जाती है। ये अगर बात करें तो ये कलिंग पुरस्कार जो है वो यूनेस्को के द्वारा दी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूनेस्को के द्वारा जो आपको पुरस्कार दिया जाता है वो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि कलिंग पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये विज्ञान के क्षेत्र में जो है वो कलिंग पुरस्कार क्षेत्र दिया जाता है। तो विज्ञान के क्षेत्र में जो है ये हमारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगर आप देखेंगे फिगर में तो ये हमारा कलिंग पुरस्कार है, और इस फिगर को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें आइंस्टीन का पिक लगा हुआ है गाइस। अगर इनको आप देखेंगे तो ये हमारे आइंस्टीन, अगर ध्यान ध्यान से देखेंगे तो गाइस हम इसीलिए इसको ये दिए ताकि आपको याद रहेगा कि कलिंग पुरस्कार में अगर आइंस्टीन का आपको पिक्चर दिख रहा है तो मतलब ये विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 4। तो सबसे पहले अगर आप फिगर में देखेंगे तो गाइस ये हमारा जो है वो व्हाइट लाइट है, यानी कि श्वेत प्रकाश है। और यहाँ पे एक ग्लास जो प्रिज्म रखा हुआ है, अगर यहाँ से जो है वो श्वेत प्रकाश गुजरती है तो ये टोटल 7 कलर में जो है वो ये होती है। ठीक है, 7 रंगों से जो है इसका मेल बनता है। तो आप बात करते हैं कि कौन कौन सा जो है वो रंग है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये रेड कलर का है। उसके बाद अगर बात करें तो ये हमारा ऑरेंज कलर है। उसके बाद बात करें तो येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, इंडिगो कलर और वायलेट कलर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये टोटल 7 कलर से जो है वो 7 श्वेत प्रकाश जो है ये 7 कलर के रंगों से जो है ये बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 का है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द का किस वेद में मिलता है। ठीक है, तो स्तूप शब्द जो है वो किस वेद में मिलता है, तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन बी सामवेद या ऑप्शन डी यजुर्वेद। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सर्वप्रथम जो है स्तूप शब्द जो है वो ऋग्वेद से मिलता है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है
कि अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य जो है वो उनकी व्यवस्था है वित्त आयोग में। तो सबसे पहले अगर बात करें तो वित्त आयोग जो है वो आर्टिकल आपके 280 में है, अनुच्छेद 280 में जो है वो आपका वित्त आयोग है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बताइए, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 5। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि वित्त आयोग में जो है वो अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य की व्यवस्था है, तो ये है 4 सदस्य हो जाएंगे। और ये आपके आर्टिकल 280 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 280 में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, ठीक है। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बताइए कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ऑप्शन ए दौलत खां लोधी, ऑप्शन बी बहलोल लोधी, ऑप्शन सी सिकंदर लोधी या ऑप्शन डी इब्राहिम लोधी। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इब्राहिम लोधी जो है वो लोधी वंश के अंतिम शासक थे, और इनको ही जो है वो 1526 ईस्वी में जो है इसको हराया गया था बाबर के द्वारा। और ये पहला ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि के दौरान जो है वो मारा गया था, यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है ये मारा गया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु हुई 1526 ईस्वी में। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है जो युद्ध भूमि में मारा गया। तो याद रखिएगा, इब्राहिम लोधी जो है वो पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का, और आखिरी शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। और किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। और वो युद्ध कौन सा था? पानीपत का प्रथम युद्ध। और कब हुआ? तो 1526 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा गाइज आज का आखिरी प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि इनमें से किन के बीच कावेरी जल विवाद है। तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के बीच, ऑप्शन बी तमिलनाडु एवं पांडिचेरी के बीच, या ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के बीच, या ऑप्शन डी कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच। तो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच जो है वो हमारा कावेरी जल विवाद है, ये आपको ध्यान रखना है। तो होपफुली गाइज आप लोगों को सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस 20 से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए और कितना ज्यादा आपको अच्छा लगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजों को जो है उसके साथ क्लियर आउट करने की कोशिश की है गाइज। तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड प्लीज गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हमारा एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस 5 था। जिन लोगों ने भी 2, 3, 1 नहीं देखा है वो जाके देख लीजिएगा गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। धन्यवाद।